चलिए, तो हम ध्वनि के टॉपिक पर हैं यार। ध्वनि का टॉपिक हम लोग अच्छे से जरा देखते हैं, यहाँ से किस तरह की सवालें बनती हैं, है ना, किस तरह से सवालें बनती हैं। और लास्ट में क्विज भी रखा हूं, जितना मैंने आपको अब तक पढ़ा दिया है, जितनी यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी हुई हैं अब तक पढ़ा दिया, तो उसकी मैं धीरे धीरे करके आपको सारा बिहार तक, बिहार पीसीएस के पहले तक करा दूंगा। और आप देखिएगा, आप बहुत जबरदस्त फायदे में रहेंगे। आप मेरे कहने पे एक बार देख के जाइएगा, जितने लोग बिहार के लिए, बिहार पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के लिए है, और लोगों के लिए भी है जिनका पास में हाल में एग्जाम है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको। क्लियर है? और मैं एक स्लाइड में एक क्वेश्चन नहीं रखा हूं, एक एक में 3-3 क्वेश्चन रखा हूं। मेरे लिए मायने नहीं रखता 100 स्लाइड, एक में देखना, कमेंट में सेक्शन में आंसर करते चलना, ठीक है। तो जुड़े रहिए साथ में, हो सकता है थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाए, पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो साउंड हो सकता है कि आज आधा ही पार्ट हो और पार्ट कल होगा, क्योंकि आपसे मुखातिब होने में तो मुझे थोड़ा सा समय लग गया, ठीक है। चलिए ध्वनि पर आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, है ना। तो आज जिन लोगों ने ऐप ना डाउनलोड किया हो वो लोग स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लें, और प्लीज जो है यूट्यूब पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बहुत अच्छे टीचर्स और वीडियोस आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं, तो कृपा करके आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और प्ले स्टोर से जाकर के स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर काफी अच्छे फीचर्स हैं और आपको बहुत सी चीजें उस पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए मेरी कलम अब फिर से बोलेगी साउंड। ध्वनि, साउंड, ध्वनि, सबको ध्वनि आ रही है ना? सबको ध्वनि आ रही है? अब यहीं से देखिए, ध्वनि, ध्वनि को चलने के लिए पहली बात तो माध्यम की आवश्यकता रहती है। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती, पहला ही सवाल यही है, ठीक है। साउंड, मैं एक एक पॉइंट करके सारी चीजें लिखता चलता हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा भी क्या क्या है चीजें, है ना। मैं यहां पे तरंगे नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, तरंगों के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहां मैं कुछ बातें तरंगों की करूंगा जरूर, ठीक है। बायोलॉजी के बाद मैंने सोचा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवालें बनती है, तो मैं इसको लेकर के आया हूं आपके लिए, है ना। चलिए साउंड जरा देखिए भैया, साउंड ये क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता रहती है मेरे भैया। क्या चाहिए? देखिए इसी तरह नोट्स बनते हैं। माध्यम, मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। क्या ध्वनि निर्वात में चलेगी? क्या ध्वनि निर्वात में चलेगी? वैक्यूम में? क्या वैक्यूम में चलेगी? कई बार यह सवाल पूछी गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है चंद्रमा पर, उसको सुनाई नहीं पड़ रहेगा, सुनाई देगा या नहीं देगा, सुनाई पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहां पे याद रखिए, वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है? माध्यम नहीं है। एक पॉइंट ये हो गई। नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, याद रखिएगा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है मेरे भैया? एनर्जी है। सारे पॉइंट्स याद रखिए जो मैं बोल रहा हूं। फैक्चुअल इस वजह से बताता चलता हूं क्योंकि हाल में ही जितने भी एग्जाम्स हैं वो आपके क्रैक होने बहुत जरूरी है, ठीक, ये बात हुई। तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती। अब जरा आगे कहानी सुनिए। ध्वनि जो है, ध्वनि अलग अलग माध्यम में अलग अलग तरह से गति करती है। इसकी चाल जो है, इसकी जो चाल है वह क्या है? वह अलग अलग माध्यम में अलग अलग है, ठीक है। ठोस में अलग है, द्रव में अलग है, और जो है आपका गैसेस में अलग है, ठीक है ना। गैसीय अवस्था में अलग हो जा रहा है, ठीक है। अब जरा मैं बात कर रहा हूं कि पहली बात तो यह तरंगों के रूप में चलती है। ध्वनि किस तरह से चलती है? वेव फॉर्म में चलती है। तरंगों, देखिए सारे पॉइंट्स में यहां क्लियर करूंगा, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। जितना भी सवाल बन सकता है ध्वनि से, मैं सारा आपके सामने डील कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए जरा देखते हैं। तो ध्वनि जो है यह तरंगों के फॉर्म में चलती है, यह वेव है। क्या है? तरंग है। ध्वनि क्या है? तरंग है, ठीक है, तरंग। तो तरंगे जो हैं यार, तरंगे हम यहां पर यांत्रिक तरंगों की अगर बात करें, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स,
है ना। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, मैकेनिकल वेव्स दो प्रकार की होती है। जरा देखिएगा यहाँ वेव की बात आ गई तो यहाँ थोड़ी सी बात मैं और आपको बताए दे रहा हूं, है ना, जरूरी है वो, इस वजह से यहाँ पे डील कर रहा हूं। जरा देखिएगा यार, बोर मत होइएगा प्लीज। मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आने लगता है ना यार, कि ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत, एक्चुअली क्या है कि सिविल के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वो थोड़ा सा उनके जैसा हो जाता है आदमी, है ना, तो थोड़ी सी जो है वो एक मतलब ऐसा लगता है कि सीरियस होकर के पढ़ाने का वो, तो कोशिश कर रहा हूं मैं कि थोड़ा सा अपना स्वभाव जो है मैं चेंज करूं थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप लोगों के बीच में हूं। तो यहाँ पे जो वेव है आपकी, मैकेनिकल वेव्स की बात अगर करें, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, है ना, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स। अब बहुत से लोग बुद्धिजीवी भी बैठे होंगे, मैं बक रहा हूं, बोल रहा हूं, सुना रहा हूं, वो लिख भी रहा हूं मैकेनिकल वेव्स और साथ में बोल रहा हूं यांत्रिक तरंगे, लेकिन वो भैया लोग को क्या, सर हिंदी में लिखिए। अरे यांत्रिक अगर नहीं लिख पा रहे हो हिंदी में तो क्या करोगे नौकरी लेकर के, क्या करोगे, जाने दो, देश के ऊपर इतना कल्याण मत कर दीजिए आप लोग, है ना। मेरे टीचर जो थे जब हम लोग पढ़ते थे तो बोलते थे कि अच्छा कोई शरारत कर देगा तो उसको डांटते नहीं थे, मतलब मारते भी नहीं थे, ऐसा तंज कस के बोलते थे कि वो मतलब कि शर्म के मारे फिर वो उसका दिमाग खराब हो जाए। हालांकि मुझे नहीं बोलते थे, जैसे दूसरे बच्चे रहते थे तो बोलते थे कि सब कलेक्टरे बन जाइए तो रिक्शा के चलाई ठेलिया के लगाई, जब सब कलेक्टरे बन जाबे जा, ऐसे ठेठ भाषा में हमारे यहाँ के ऐसे बोलते थे कि जब सब कलेक्टरे बन जाबे तो के रिक्शा चलाई हो, ठेलिया के लगाई, पोछा के लगाई, इन लोगों का भी तो रहना समाज में बहुत जरूरी है, हम लोग कैसे काम चलेगा हम लोगों का, ये लोग नहीं रहेंगे तो। इस तरह से वो तंज कसा करते थे। मैं इस तरह से नहीं कह रहा हूँ किसी को, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब हम लोग वहाँ पढ़ रहे होते थे, जब मैं चीजें बोल रहा हूँ तो आपको उसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अन्यथा बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना। चलिए, मैकेनिकल वेव्स यहां दो टाइप्स की हैं, ट्रांसवर्स वेव, अभी मैं इसकी हिंदी लिख रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरी आती है, क्या आती है दूसरी, क्या आती है मेरे भाई, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो प्रकार की है। ट्रांसवर्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स को क्या कहा जाता है भैया, अनुप्रस्थ। ट्रांसवर्स वेव को क्या कहा जाता है हिंदी में, अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव को क्या कहा जाता है, अनुप्रस्थ कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, चैप्टर साउंड का ही चल रहा है पर तरंग की बात आ गई थोड़ी सी तो यहां पे थोड़ा सा तरंग में डील कर ले रहा हूं। इसको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, इसको अनुदैर्ध्य कहते हैं, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे, है ना, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या है वह मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं तरंगों का एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें एक्सरे, अल्ट्रावायलेट वगैरह सब कुछ उसमें पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, तो वहां पे मैं डील करूंगा। तो अभी ये दो प्रकार की होती हैं, बस आप यहाँ पे इतना याद रखिए, ठीक है, उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से, बीपीएससी के पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है, उसके लिए आप परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो भैया देखिएगा, जो हमारी साउंड है, जो हमारी साउंड है वह क्या है, वह है हमारी अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है मेरे भैया, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जो हमारी साउंड होती है वह क्या होती है, वह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। यह याद रखिएगा, यह सवाल पूछ ली जाती है कि जो भैया साउंड है वह क्या होती है, यह अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो यहां से याद रखिएगा कि जो साउंड है वह आपकी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। चलो अच्छा, थोड़ा सा यहां बता ही देता हूं मैं। अगर ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंगे वह होती हैं जो कि जिनके कण जो है जिस तरफ वेव चल रही होती है उसके लंबवत कंपन करते हैं। मतलब अगर यह तरंग इधर की ओर जा रही है तो जो उसके कण है वो किस तरह से कंपन करेंगे, लंबवत। मतलब वेव इधर जा रही है तो कैसे वो कंपन करेंगे, उसके कण ऐसे ऐसे कंपन करेंगे, ठीक है ना, ऊपर नीचे लंबवत। किसमें,
अनुप्रस्थ में। और अनुदैर्ध्य में क्या काम करेंगे, अनुदैर्ध्य में जिधर को यह चल रही है उसी की दिशा में कंपन करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से जिधर को यह चल रही होती है उसी की इस तरह से कंपन करते हुए चलेंगे, मतलब ऐसे 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 इसी के साथ चलेंगे, उसी दिशा में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। किसमें, अनुदैर्ध्य में। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या होगा, जिस तरफ जा रही है तरंग और जो उसके कण है उस माध्यम के, वह क्या काम करेंगे, उसकी दिशा के लंबवत कंपन करेंगे अनुप्रस्थ में, और उसी दिशा में कंपन करेंगे किसमें, अनुदैर्ध्य में, ठीक है ना, अनुदैर्ध्य में। तो ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि। यह एक प्रकार की ऊर्जा है और यह माध्यम चाहिए इसको, वैक्यूम में यह नहीं चल सकती है, ठीक है बात। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई? एक एक पॉइंट लेके चलेंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अभी हम साउंड की सिर्फ बात कर रहे हैं। अब जरा देखते हैं ध्वनि जो है, तीन माध्यम जो है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यह अपने पास तीन माध्यम है जिसमें हमारा ध्वनि जो है वह गति कर सकती है, हमारी जो ध्वनि है वह गति कर सकती है। ये तीन माध्यम है अपने पास, ठीक है। अब ये तीन माध्यम में जरा देखते हैं ध्वनि जो है किसमें सबसे तेज रहेगी, किसमें सबसे तेज रहेगी, इसके बाद किसमें रहेगी। तो याद रखिएगा जो ध्वनि सबसे तेज होगी वह होती है सॉलिड, मतलब ठोस सबसे ज्यादा। इसके बाद वह तरल अवस्था में, लिक्विड द्रवों में, लिक्विड द्रवों में। इसके बाद वह किसमें होती है, गैसेस, गैसीय अवस्था में, ठीक है। तो ध्वनि की जो चाल है, साउंड वेलोसिटी, जो उसकी वेलोसिटी है या वेग है, जो ध्वनि का वेग है, ठीक है, वह जो ध्वनि का जो वेग है मेरे भैया, वह ये इस पैटर्न पे फॉलो चल रहा है। पहला द्रव में, ठोस में सबसे ज्यादा, उसके बाद ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी, द्रव में, और सबसे कम किसमें होगी, आपकी गैसीय अवस्था में होगी। यह भी सवालें पूछी जाती हैं, अच्छे एग्जाम्स में पूछी गई हैं कि मेरे भाई सबसे ज्यादा ध्वनि जो है वह किसमें होती है, वह ठोस अवस्था में ज्यादा तेज चलेगी, इसके बाद द्रव में चलेगी और इसके बाद गैसेस में चलेगी। क्या बात यहां पर क्लियर है आप सभी को? क्या बात क्लियर है कि जो है आपका यह इस तरह से पैटर्न है, ग्रेटर देन सॉलिड में ग्रेटर देन लिक्विड, इस तरह से बात है, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट जरा देखते हैं, इसी तरह हम सारा टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे। हालांकि यह एक पार्ट में नहीं हो पाएगा, यह दो पार्ट में जाएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरा उधर चला गया है। इसके बाद मैं आपको सवालें कराऊंगा अलग से, लेकिन ध्वनि का जो एक पार्ट है वो मैं कल भी कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप हर तरीके से तैयार हैं यार। मैं नहीं चाह रहा हूं कि आप छोड़ के जाएं कुछ, ठीक है। आपको ये सारा मटेरियल मिल जा रहा है, ये आप समझिए कि इसको हम लोग मैं आपको पूरा पढ़ा रहा हूं ध्वनि, और जो भी मैंने चीज अभी तक पढ़ाई वो मैंने पूरी पढ़ाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, जरा हम देखते हैं। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में। ध्वनि जो है हम तीन प्रकार में देख रहे होते हैं। जो ध्वनि है, ध्वनि को हम तीन प्रकार से देखते हैं। एक श्रव्य, ऑडिबल जिसको कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं जो ध्वनि है हमारी, ध्वनि जो है, साउंड है जो, इसको हम तीन तरीके से देख रहे हैं। क्या है, ऑडिबल मतलब श्रव्य, ठीक है। इसके बाद इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, और इसके बाद अल्ट्रासोनिक। अवश्रव्य, और ये होता है पराश्रव्य, है ना। इंफ्रासोनिक, यहां पे कभी कभी लोग नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रासोनिक, है ना। तो याद रखिएगा अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग है और अल्ट्रावायलेट विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये हम अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो अल्ट्रावायलेट होती है वह अनुप्रस्थ है और यह अल्ट्रासोनिक अनुदैर्ध्य है। उसी तरह आपने सुना होगा इंफ्रारेड,
इंफ्रारेड सुना होगा। इंफ्रारेड अनुप्रस्थ तरंग है, वह भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। और यह क्या है? इंफ्रासोनिक, यह इंफ्रासोनिक है, ठीक है। यह अनुदैर्ध्य तरंग है, इंफ्रासोनिक साउंड। यहां सोनिक आ जाए, सोनिक साउंड, वह क्या है? आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं। तो यह 3 तरीके से हैं। अब इनको विभाजित कैसे किया गया है? इनको विभाजित किया गया है आवृत्ति के आधार पर। कभी आपसे यह सवाल हो सकता है पीसीएस हायर लेवल में बन जाए कि जो ध्वनि तरंगे हैं उनको किस आधार पर बांटा गया है, तो उनको आवृत्ति के आधार पर बांटा गया है, आवृत्ति को देखते हुए उनको बांटा गया है, ठीक है। तो आवृत्ति के माध्यम पर जरा देखते हैं किस तरह से बांटा गया है, उसको जरा हम एक बार क्लियर करने का प्रयास करते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति के आधार पर अगर कोई पर्सन, कोई इंसान, कोई जानवर हो, कुछ भी हो, अगर वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की अगर ध्वनि सुन सकता है, आवृत्ति की ध्वनि वह यंत्र पर भी निर्भर करती है। सॉरी, जो आवृत्ति है, जो ध्वनि की आवृत्ति है वह किस यंत्र से निकल रही है, यह उसके ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। यह उसके ऊपर निर्भर करती है। क्लियर है बात? तो याद रखिए, अगर 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि अगर कोई सुन पा रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको श्रव्य बोला जाता है, ऑडिबल बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है। देखिए, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, तरंगे, आप हर्ट्ज समझ रहे हैं? यहाँ पे हर्ट्ज, यहाँ पे मैं और चीजें आपको थोड़ा सा बताता चलता हूं। जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ के यहाँ लिख दे रहा हूं ताकि आप हर तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो। जिनको ज्यादा लेने का मन ना हो निकल जाए, कमेंट सेक्शन में बकवास ना करें, है ना। आवृत्ति जो है, इसको जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। इसको शॉर्ट फॉर्म में HZ लिखते हैं, है ना। या एक और आता है, उसको याद रखिएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड होती है इसकी यूनिट। हर्ट्ज भी हो सकती है और रेडियन पर सेकेंड भी हो सकती है। क्लियर है? रेडियन पर सेकेंड भी हो सकती है ना, रेडियन पर सेकेंड भी हो सकती है। तो चलिए, आवृत्ति, आवृत्ति जो है इसका एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, 1 समय अंतराल। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो 1 सेकेंड इनवर्स पर सेकेंड, यह भी यूनिट पूछी जा सकती है। बनाने को बना सकते हैं वो लोग, बिल्कुल बना सकते हैं, सवाल बनाने में क्या है। तो ये याद रखिएगा। जनरली ये चीजें लोग नहीं बता पाते क्योंकि उनको खुद ज्ञान नहीं रहता है ना। तो आप मेरे ज्ञान का फायदा लीजिए। 1/T, यह हमेशा याद रखिएगा, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो तरंग उत्पन्न हो रही है, ध्वनि तरंग, यह हमेशा कंपन की वजह से होती है। कंपन कैसे होता है? ऐसे 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 कंपन होता है, तो इसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहा जाता है। तो जो ध्वनि है यह कैसे उत्पन्न होती है? यह कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होती है। और यह कंपन क्या कहलाता है? टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। इसको ऐसे याद रखिएगा, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, FRO मोशन, टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है। ये ज्यादा थोड़ा सा गहराई है। इस तरह के जो मोशन हो रहा है, इस तरह की जो गति होती है आगे पीछे, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहा जाता है यार, ठीक है। और इसी की वजह से कंपन हो रहा है, यही कंपन कहला रहा है, और कंपन की वजह से ही ध्वनि आ रही है। जो मैं बोल रहा हूं, अभी जो मेरी आवाज निकल रही है, ये जो मेरे वोकल कॉर्ड्स है, जो मेरी स्वर पेटी, वहां कंपन हो रहा है, इस वजह से यह आवाज बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। अलग अलग आवाज, अलग अलग कंपन जो है वह प्रैक्टिस के अनुसार वह सेट होती है सबकी। बच्चे को भी बोलना सिखाया जाता है, ठीक है, वह वही बोल पा रहा है, उसका फिक्स हो जाता है बोलते बोलते, उसके वोकल कॉर्ड्स को आइडिया हो गया है, ठीक है। इस तरह जो है कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न हो रही होती है। तो अगर 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की कोई आवृत्ति सुन सकता है, ठीक है, कोई आवृत्ति अगर सुन सकता है तो वह क्या है? श्रव्य में आता है। अब जरा देखिए, इंफ्रासोनिक, इंफ्रा मतलब इन कम, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम, लेस देन 20 हर्ट्ज,
20 हर्ट्ज से कम की अगर आवृत्ति कोई सुन पा रहा है, यहां हमने सुनने के ऊपर विभाजित किया है, बोलने के ऊपर नहीं, है ना, सुनने के ऊपर विभाजित किया हुआ। तो अगर इससे कोई नीचे की सुन पा रहा है तो वह क्या आता है, अवश्रव्य आता है, इंफ्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक अगर कोई 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि सुन पा रहा है, अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि अगर सुन पा रहा है तो वह क्या है, अल्ट्रासोनिक कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्ट्रासोनिक कहलाता है। क्लियर है बात? तो अब जरा इसके उदाहरण देख लेते हैं, कौन कहां कहां क्या क्या सुन रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा इसको देखते हैं हम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑडिबल श्रव्य, ये अभी भगवान मनुष्यों को और कुछ और जानवरों को दे रखे हैं। तो फिलहाल ह्यूमंस आर एबल टू हियर ओनली ऑडिबल साउंड्स। ठीक है, अब भैया कोई अब चमत्कारी हो तो अलग इशू है, आजकल लोग ऐसे, तुमने जो बोला हमने सुन लिया, दीवालों के कान होते हैं वो अलग विषय है। ठीक है, तो वो अलग है, चमत्कारी लोग दुनिया में बहुत होते हैं, है ना, कि तुम रहने दो, जो तुम कहना चाह रहे हो हम सब समझ रहे हैं, हम सुन रहे हैं सब, वो अलग विषय है, उस तरह की जो भावनाएं हैं। लेकिन सुनने की अगर बात करें तो सुनने की अगर बात करें यार तो ये इस तरह से है। ठीक है, अच्छा, तो इसके उदाहरणों को भी देखना जरूरी है कि किस तरह से इसके उदाहरण हैं और कौन कौन से उदाहरण जो है इसके इम्पॉर्टेंट हैं, उसको जरा सुनने का जरा प्रयास करें आप। जो इसके अपश्रव्य, जो ध्वनि आपको श्रव्य वाला तो मैंने बोल ही दिया, अपश्रव्य वाले में जरा देखते हैं। भूकंप की तरंगे, ठीक है ना, जो अपश्रव्य होते हैं, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, और जो आपकी हार्ट है, हृदय में जो कंपन हो रहा है, माइन्यूट कंपन, वह भी क्या हो रहा होता है, वह भी इंफ्रासोनिक है, लेकिन इसको कोई सुन नहीं सकता। हार्ट फ्रीक्वेंसी, इसको कोई जानवर नहीं सुन सकता है। ठीक है, इंसान ही सुनेगा। हृदय की, अब हृदय की बात अब इतनी है कि कोई सुन ही नहीं पा रहा है, देखिए इतनी कम है इंफ्रासोनिक। हम साला ऑडिबल के पीछे पड़े हुए हैं, सब चाह रहे हैं कि ये कोई सुन ले, ये कोई सुनने को नहीं तैयार। हाँ, ये तो कोई सुनने को ही नहीं तैयार है। देखिए साइंस कितनी अच्छी है, दिल की बात कह देती है, कहीं ना कहीं आ जाती है ज़बान पर, क्या करें, है ना। तो दिल का मामला बड़ा खतरनाक होता है। अच्छा है कि कोई सुन नहीं पा रहा है, सुन ले तो पता नहीं कितने जलजले भूकंप आ जाएं यहीं पर, है ना। तो चलिए आगे चलता हूँ। कुछ जानवर सुन लेते हैं, जैसे सांप, खरगोश, ये भी इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण बहुत नॉमिनल पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं ना, तो उदाहरणों पे मत जाइए, क्योंकि ये इतना कॉमन हो चुका है कि अब इससे सवाल, ये वाले सवाल नहीं बनते हैं, है ना। तो भूकंप, हार्ट फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा टफ वाला लिखा दिया है। बाकी अगर आप देखिए तो आप जो है अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल तो भाई बहुत सी जगह है, हम उसकी बात अभी हम कर ले रहे हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, है ना। अल्ट्रासोनिक की बात हम जरा कर लेते हैं। तो जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, चमगादड़, डॉल्फिन, ऐसे याद कर लीजिए, है ना। कैट्स, डॉग, डॉल्फिन्स, है ना, अब तमाम और आते हैं, आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। चमगादड़, चमगादड़ भी है, बैट्स। अब हो गया है, ठीक है, मुझे मालूम है, अब तुम लोग को छेड़ दिया हूं ना मैंने, टॉपिक थोड़ा सा छेड़ दिया ना, तब तुम लोग नीचे जो है बवाल मचाओगे कमेंट सेक्शन में। ये रिकॉर्डेड क्लास है मेरी, लेकिन मैं इतना समझदार हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है मनोभावना है, मैं भी सुन लेता हूँ जो मन में चल रहा होता है लोगों के, ठीक है। तो कृपा करके जो है आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रहें, शांति बनाए रहें, ठीक। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्ट्रासोनिक वाला, अल्ट्रासाउंड वाला, अल्ट्रासोनिक वाला। इसको मैं जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से मैं वहाँ डिस्कस करूंगा इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। चलिए आइए अब हम पहले कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में तो मैं बाकी पूरी थ्योरेटिकल चीज़ तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, कुछ भी चीज़ छूटूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। आप नहीं बोल पाएंगे आखिर में कि गुरुजी आपने ये चीज़ छोड़ दिया। अब भैया अब फिजिक्स केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बायोलॉजी भी बहुत बड़ी है, अब किसी के लिए अब कोई, अब जितना इंपॉर्टेंट मैंने बोला ना कि जनरल साइंस पूछी जाती है, हम जनरल साइंस की ही बात करेंगे, क्लियर। चलिए जरा देखते हैं, अब आगे जरा देखते हैं कि मैं यहाँ से क्या डील करने वाला हूँ, है ना। तो
ये देखिएगा जरा, आपके सामने स्क्रीन पे ये चीज दिख रही है, ठीक है। स्क्रीन जरा देखिएगा, मैंने यहां बताया हुआ है देखिए, सामान्य 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि की औसत गति है वो 332 मीटर प्रति सेकंड है। यहां पे एक नॉर्मल एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, 331 या 332 आप कह लीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। हालांकि ये वेरी कर सकती है यार, मौसम वगैरह पे निर्भर करती है, वो बात अलग। अगर शुष्क वायु है, शुष्क वायु है, सूखी वायु है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो गति है 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, अगर तापमान बढ़ा दें, यहीं पे मैं और चीजें आपको समझाने वाला हूं, अगर हम ताप बढ़ा दें हल्का सा, तो ये देखिए कितना हो गया है, 343 के आसपास हो गया है, बढ़ जाता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना आपको कि हल्का फुल्का आगे पीछे ही रहता है। बस आपको मैं यह बताना चाह रहा हूं, पानी में जरा देख लीजिए, ये 1481 मीटर प्रति सेकेंड, कई किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। भैया प्लीज इसके लिए आर्ग्यू मत करिएगा, ये भी हाइपोथेटिकल चीज है, पानी किस तरह का ले रहे हैं आप, पानी का भी तापमान क्या है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं, ठीक है। तो अगर आपको पानी का भी देगा तो आप 1200 से 1400 के बीच का लगाइएगा, मेरा ये कहना है। अब जैसे 0 डिग्री पे कहेगा तो 320 से 332 के बीच का लगाइए, है ना, 320 से 332 के बीच का लगाइए। 25 डिग्री पे कहेगा अगर, तो 332 से लेकर के 340 के बीच में लगाइए। जो बोल रहा हूं सुनते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जरा देखिए, कांच में बहुत बढ़ जाती है, 45-40 हो जाती है, 45-40 मतलब 4540 मीटर प्रति सेकंड हो जा रही है। इसके बाद इसमें कितना हो जा रहा है, एल्युमिनियम में 6320 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, ठीक है। तो यहां पर है, ठोस में बढ़ता जाएगा, उससे कम द्रव में, उससे कम गैसीय अवस्था में। बात क्लियर है आपका? अच्छा, अब जरा देखते हैं यार, ये मैंने आपको ये कुछ चीजें नॉर्मल बताई हैं और मैं यहाँ अभी लिखूंगा भी, मैं लिख भी दे रहा हूँ, जरा देखिएगा। तो साउंड का जो है, साउंड जो है आपकी, जो साउंड है आपकी, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बोर होना भी नहीं। साउंड, इसकी जो वेलोसिटी है, जो एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है, इस पे जो होती है ये हम मानते हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड। और मैंने पहले ही बोला आर्ग्यू कर सकते हैं आप, वेरी हो सकती हैं वैल्यूज। क्लियर है बात? ठीक है, क्लियर है। तो अब जरा देखिए, ये चीज तो ये आई। अब तापमान अगर आप बढ़ाएंगे, तापमान अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर तापमान अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ध्वनि की गति में चेंज होगा। ध्वनि की गति कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? तो याद रखें, यहां से पहला पॉइंट बोल रहा हूं ध्वनि की गति के बारे में, कि ध्वनि की गति के ऊपर किन चीजों का असर पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते चलिए। तापमान बढ़ाएंगे, वेलोसिटी, वेग, वेग क्या होगा? बढ़ेगा। और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से गति बढ़ जाती है, चाल बढ़ जाती है, या वेग बढ़ जाता है, ठीक है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से ध्वनि की चाल में, ध्वनि की गति में, ध्वनि के वेग पर 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की बढ़ोतरी हो जाती है। तो आपसे अगर सवाल पूछ लेगा कि भैया ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो ताप बढ़ाने पे ध्वनि की चाल बढ़ रही है, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, 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 आर्द्रता बढ़ाने पर, आर्द्रता बढ़ाने पर, आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिन लोगों को आर्द्रता ना पता हो, मैं उनको ऐसे बता दूं कि किसी तय समय पर वायु में जल वाष्प की मात्रा कितनी है, यह आर्द्रता बताता है। वायु में किसी टाइम पर
जल वाष्प की मात्रा, मतलब उसमें एयर वाटर क्वांटिटी कंटेंट कितना परसेंट है, यह बताता है आपका आर्द्रता बताता है। उसको परसेंटेज में बताया जाता है, इतने परसेंट आर्द्रता है, इतने प्रतिशत आर्द्रता है। जैसे ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है, 70% है, मतलब वह 70% उतने में ही, अगर 1 ग्राम ले रहे हैं तो 70% उसमें पानी है, ठीक है ना। तो 70% जल वाष्प है, ये कहा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में देसी भाषा में उमस भी कह सकते हैं आप, अरे यार उमस बहुत बड़ी है, मतलब आर्द्रता, ठीक है, मतलब क्या, आर्द्रता। क्लियर है बात। तो आर्द्रता बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, ह्यूमिडिटी बढ़ाने पर चाल बढ़ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार, ठीक है, इनको आप जो है सुनते चलिए बस। इसके बाद दाब, प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर ताप चेंज नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री के जो बच्चे होंगे थोड़ा सुन लें, है ना, ताप मैं बोल रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग दिमाग लगाने लगते हैं। ताप चेंज अगर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं पूरी चीज क्लियर करके बोलता हूं हमेशा। अगर ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर, ध्वनि के वेग पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो नॉर्मल एग्जाम्स के लिए, ठीक है, नीट वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो अपना अलग विषय है, वो उनको ज़्यादा डीप में बात करनी रहती है। तो दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो इफेक्ट ऑन, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर। दाब बढ़ाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर, किसके ऊपर मेरे भाई, प्रकाश की गति पर, ठीक है, प्रकाश की प्रकाश कह रहा हूं, चाल के वेग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात आप सभी को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए, तो यहां तक ये सारा पॉइंट ध्वनि से याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं पूरी ध्वनि आपको कंप्लीट करा दूंगा। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन लेकर आया हूं। सब लोग आराम से, आपके सामने एक क्विज आता जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलिएगा। आपका मैं तैयारी करा रहा हूं, जो भी आपके एग्जाम्स में जितना अब तक पढ़ा दिया हूं या जो भी आगे पढ़ाऊंगा, मान लीजिए इक्का दुक्का क्वेश्चन और आगे के भी हो, तो जितना आप पढ़ लिए हो, जितना पढ़ा दिया हूं, उसके लिए बड़े अच्छे ही क्वेश्चन लेकर के आए हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है, उसको चलिए जरा आंसर करते हैं। बाकी ध्वनि का जो पार्ट है वो मैं कल पूरा करा दूंगा ध्वनि, ठीक है ना। आज पूरा नहीं हो पाया तो उसके लिए माफी चाहूंगा, कल के लेक्चर में आपको पूरा ध्वनि मिल जाएगा। फाइन, फाइन टू ऑल ऑफ यू। चलिए देखते हैं जरा क्या है, आगे आते हैं जरा। पहला सवाल देखिए, खुल गया। अब मैं एक क्वेश्चन के लिए एक स्लाइड नहीं इस्तेमाल करूंगा यार, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, मेरे लिए वो मैटर करता है, टाइम मैं अपना बहुत ज़्यादा खोटी नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, लंबी क्लास जा सकती है क्योंकि सवाल ज़्यादा हैं, थोड़े सवाल ज़्यादा हैं कि मतलब 20 सवाल हैं, जल्दी जल्दी जरा कर। देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। 3 सवाल हैं, तीनों का जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर लीजिए, जल्दी करिए। आप लोग पढ़ चुके हैं चीजों को, मैंने आपको कई चीजें बताई हुई हैं, ठीक है, फिजिक्स की भी क्लास मैंने ली हुई है तो मैंने उसमें बताया हुआ है कुछ चीजों को। यहाँ सवाल दिख रहे हैं, चलो मान लो पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई लेकिन आप बता सकते हैं, ठीक है। निम्न से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, पहला सवाल है, दिख रहा है आप सभी को। ऑक्सीजन में पाया जाता है, हाइड्रोजन में देखते हैं, तांबा में पाया जाता है, नाइट्रोजन में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। क्लियर है बात। चलिए, एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम मैंने बताया हुआ, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत से लोग सही आंसर कर रहे हैं, तरंगदैर्ध्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की, वेग की। भैया लंबाई है ना, क्या है,
वैसे तरंग दैर्ध्य वगैरह की मैं बात करूंगा अभी अगला नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तरंग दैर्ध्य के पहले मैंने थोड़ा सा आपको बता रखा है कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है। पहले लेक्चर्स में बताया था उधर कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य मतलब एक वेव जब पूरा कंप्लीट करती तो कितनी दूरी चल गई, तो यह दूरी चल गई। एंगस्ट्राम किसकी इकाई है, डिस्टेंस की यूनिट है, दूरी की है, तो यह एंगस्ट्राम हो जाएगा। देखिए मैंने जानबूझ के इस तरह से लिखा है ताकि आप फंसें और अच्छे सवाल हैं ये, ठीक है। ये अच्छे एग्जाम्स में इसे मैं छांट के लाया हूं ताकि आप जो है मजबूत रहें हर तरीके से। आवृत्ति को नापा जाता है, किसमें नापा जाता है, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, रेडियन में, वाट में। ये तो बता दो यार जल्दी से, सब बता दियोगे। आवृत्ति किसमें मापी जाती है, हर्ट्ज में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं भैया। चलिए इंपॉर्टेंट है चौथा क्वेश्चन, सब गलत ही करोगे मुझे पता है, करो जल्दी जल्दी। 3 क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में जल्दी करके बताइए सब लोग, ठीक है। ये डेली इसी तरह के मैं लास्ट में क्वेश्चंस लेके आऊंगा, आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा तेज कराऊंगा यार, ठीक है। समझाता भी चलूंगा ऐसा नहीं है, पर थोड़ा सा तेज कराऊंगा, ठीक है। हाँ बात अलग है कि मैंने कुछ चीजें इसमें से नहीं कराई हुई हैं, लेकिन ठीक है प्रैक्टिस सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज, तो आगे आएगी, है ना। चलिए देखिए पहला है सवाल, मैं हट भी जा रहा हूं मैं। देख लिया सवाल, और मुझे आना पड़ेगा क्योंकि डीएनए की खोज किसने की है, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, हरगोविंद खुराना, जोहानसन, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं डीएनए की खोज की बात की गई है, तो जो डीएनए खोजा गया था यार वो जोहानसन जी ने खोजा था। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसका आंसर जो है गलत किया होगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने इसका जो आंसर है वह क्या किया होगा, वो गलत किया होगा, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों ने जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक लगा दिया हो, या बहुत से लोगों ने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी सोच लिया हो, है ना। ऐसा नहीं है, जेनेटिक जीन्स अलग चीज, खोज करता है जोहानसन, याद रखिएगा, है ना। तो ये इस तरह से फंस सकते हैं आप, ठीक है। बाकी अभी मैं जब पढ़ाऊंगा डीएनए आरएनए तो वहां मैं बताऊंगा जेम्स वाटसन क्रिक इन्होंने क्या किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल वगैरह की बात करूंगा जब जेनेटिक्स अभी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आएंगी चीजें, ठीक है। छोड़ूंगा नहीं, एग्जाम के पहले काफी कुछ आपका करवा के ही भेजूंगा, सिलेक्शन लेवा करके भेजूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, कितने लोगों ने आंसर किया है ट्राइग्लिसराइड, जल्दी से आंसर देखिए। ट्राइग्लिसराइड क्या है मेरे भैया, ट्राइग्लिसराइड वसा है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, यह क्या आते हैं, वसा में आते हैं। किस में आते हैं ट्राइग्लिसराइड, वसा में आते हैं, फैट में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया होता है, ठीक है ना। ईईजी जल्दी बताओ, बताया हुआ हूं। ईईजी हृदय के लिए, यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए, मस्तिष्क के लिए। बहुत से लोग सही आंसर कर रहे हैं, मस्तिष्क के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, जल्दी से पढ़ लीजिए सब लोग, सवाल जरा सब लोग देख लीजिए, जल्दी से सवाल सब देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जल्दी से देखिए, फिर मैं आंसर करता हूं। तब तक मैं इधर ऐसे पागलों की तरह भटक रहा हूं, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करिए, ठीक है। देखिए सवाल देखिए, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला, ठीक है। सेरेबेलम, मेडुला। मैं ऑप्शन अगर किसी को नहीं दिख रहा था और मैं बोल भी दे रहा हूं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। कौन करता है शरीर का तापक्रम नियंत्रित, कौन करता है, हाइपोथैलेमस, हमने बात की हुई थी। कौन करता है, थैलेमस। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, ये तो हल करना पड़ेगा भैया, कॉपी कलम निकाले हो तो जल्दी से हल कर लो, ठीक है। कॉपी कलम निकाले हो तो जल्दी से हल कर लो। बाकी लोग 9वें का भी आंसर बताइए, ठीक है। बाकी लोग 9वें का भी आंसर बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला याद है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये बिहार पीसीएस की सवाल है ये। तो C/5 F-32/9 कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो यहां C की जगह क्या रखी है, 40/5 बराबर F-32/9। इधर ले आइए, 9 चौक 36, 360, एक सेकेंड हल करिए। अच्छा आप लोग हल करिए, मैं देख रहा हूं, मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं थोड़ा किनारे।
98 से 102 के आसपास आएगा, थोड़ा फॉर्मूले में चेंज होगा। तब तक आप लोग करिए करिए करिए, मैं देख रहा हूं सवाल देख लो सही लिखिए कि नहीं। चलिए कुछ हो सकता है इसमें कुछ फॉल्ट हो, ठीक है, मैं इसको देख लूंगा। क्या आना चाहिए, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, मैं बस वही देखना। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, मेरा ही दिमाग नहीं काम कर रहा है। देखिए 360, सॉरी ठीक है, आप लोग आ जाइए क्लास में, आ जाइए वापस आ जाइए। 9 चौक 36 और ये आया प्लस 5 दूना 10 5 15 इज इक्वल टू 5f 5f, है ना। ये जोड़िए जरा, कितना हुआ 0 11 3 4 1 5 5/5 आया 2 102 102 आएगा, सी आएगा आंसर 102 फ़ारेनहाइट। ठीक है, हो जाती कभी कभी कंफ्यूजन, इंसान हूं मशीन नहीं हूं, है ना। ठीक है, चलिए विद्युत शक्ति की इकाई क्या है भैया, विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिकल पावर। जितने लोग इंग्लिश वाले हैं वो जरा सुन ले, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है मेरे भाई, वाट। नेक्स्ट सवाल, जल्दी आइए, आपके शरीर में ये दिख रहा है, मानव शरीर में होता है विद्युत धारा में से निम्न में से उपकरण से नापी जाती विद्युत धारा और ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है। जल्दी आइए, मानव शरीर में कितना % पानी होता है, जल्दी बताइए। 70%, 20 से 30%, 10 से 20%, 30 से 40%। विद्युत धारा किसमें से नापी जाती है, वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या ओजोन। ठीक है, सवाल बोल दिया हूं, जल्दी से पहला आंसर आप लोग कर चुके होंगे। तो लगभग 70% पानी रहता है, ठीक है ना। क्या होता है, 70% वाटर रहता है, 70% पानी रहता है। विद्युत धारा किसमें से नापी जाती है, अमीटर। विद्युत धारा किससे नापी जाती है, अमीटर, मैंने बताया हुआ है आप सभी लोगों को। और ग्रीन हाउस घटक में सबसे ज्यादा क्या रहता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है मेरे भैया, मीथेन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, मीथेन, CH4। चलिए आगे आइए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अपेक्षिता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना, बोस आइंस्टीन संघनन के लिए, बोस आइंस्टीन एक फॉर्मूला आया था उसके लिए, ऊर्जा की तुल्यता और प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो प्रकाश विद्युत प्रभाव। अपेक्षिता व अपेक्षिता मत लगा दीजिएगा। जो इनके लोग को नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन जी को, वह मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, जो कि सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होता है। जो आपके आजकल सोलर रूफ आते हैं, लोग आप देखते होंगे जो बैटरी चार्ज होता है जिससे सोलर पैनल्स लग रहे हैं हर जगह, उसके लिए जो लागू होता है प्रिंसिपल वही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यह किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति केंद्र क्या होता है, कोशिका का शक्ति केंद्र क्या होता है मेरे भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एड्स किसके कारण होता है, पानी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, फफूंद के कारण। तो यह विषाणु के कारण होता है। सब लोगों ने आंसर किया हुआ है, बहुत सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, मैंने बताया हुआ है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। दाब की इकाई क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन भी बोले दे रहा हूं। सिरके का रासायनिक नाम है मिथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथिल एसीटेट। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
तो आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। बहुत से लोगों का सही आंसर आ रहा है, मुझे पता ही है, मुझे मालूम है सही आंसर कर रहे होगे कमेंट में, ठीक है। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। पुराने लेक्चर्स देखिए, आपको समझ में आएगा। और सिरके का रासायनिक नाम क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एसिटिक एसिड या एथिल एसिटेट। एसिटिक अम्ल कहा जाता है ना, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये लास्ट के 2 सवाल हैं। कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल। आप लोग देख लो, जल्दी से आंसर करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जल्दी से आंसर करो। चलिए आंसर जरा देखते हैं। पहले का आंसर, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, H2SO4, ये ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि और नहीं रहते, लेकिन ये इसका मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस जो सोडा वाटर पक करके आवाज नहीं निकलती है खोलते हो तो वो कौन सी गैस होती है? वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप वही जो लिंक जिस तरह से आपने और क्विजेस डाउनलोड किए वही आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर करके बताएं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे से जो चीज़ें बहुत बेटर कर दूंगा, सो आज हैं, आपको मालूम है। और आप लोग सपोर्ट करिए, शेयर करिए, थोड़ा लाइक करिए, अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए आज का लेक्चर यही, कल भी इसी तरह के पॉइंट्स हम लेकर के आएंगे। लास्ट में जितना अब तक पढ़ते चल रहे हैं सबका निपटाते चलते हैं। क्लियर है बात? थोड़ा तेज करा रहा हूँ यार, आप समझ रहे हैं, क्योंकि मैंने समझा बहुत कुछ दिया है आपको। अब इसमें टाइम वेस्ट करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। आप लोग भी थोड़े समझदार हैं, आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आराम से, बहुत आराम से खा पी करके सो जाइए। कल मुलाकात करेंगे आपसे 9 बजे, आ जाइएगा सब लोग, ठीक है। चलिए चलता हूँ, बाय।